पांचवें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। नाम पर जो राजनीति होती है उसकी सच्चाई क्या है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और इन पर बात करने के लिए सिख समुदाय से मेरे साथ हैं अवतार सिंह खालसा, आप चीफ एडवाइजर हैं ऑल जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी और पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। और उनके साथ सूरत सिंह तूफानी हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के। सबसे पहले अवतार जी आपके पास आऊँगा। सिख समुदाय, जम्मू कश्मीर का सिख समुदाय कैसे वोट करता है, यानी वोट करने का मिजाज क्या है, क्या सोच के वोट करता है? मुझे लगता है शुरुआत यहीं से करते हैं। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। देखिए, आपने जो सवाल किया है कि सिख समुदाय वोट कैसे करता है, हम भी आपकी तरह सिटीजन हैं। जैसे आप वोट मशीन का वो बटन दबा के करते हैं, हम भी वोट वैसे ही करते हैं। रही बात, हम कोई आपसे अलग नहीं है। रही बात, आप वोट ये पूछे मेरे से कि आप क्या सोच कर वोट करते हैं। वही मैंने पूछा आपसे कि आप क्या सोच कर वोट करते हैं, मुद्दे आपके क्या होते हैं, किन मुद्दों को लेकर। क्योंकि चिंतन मंथन तो जाहिर सी बात है समाज के वो लोग करवाते हैं। नेता तो ठीक है, वो आ रहा है, वो अपनी बात आपके समक्ष रख रहा है, लेकिन समाज के कुछ जिम्मेदार लोग होते हैं जिनसे लोग सलाह मशवरा करके वोट डालने के लिए जाते हैं। तो आपसे सबसे पहले यही कि किन मुद्दों को आधार बनाकर आप वोट करते हैं? देखिए, हम माइक्रोस्कोपिक मिनॉरिटी है यहाँ पे। हम डॉक्टर साहब मेरे से पहले, मेरे ये टीचर भी रह चुके हैं, मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ता था, ये हिस्ट्री में थे। इन्होंने काफ़ी विस्तार में हिस्ट्री के बारे में बताया। हम पूरी स्टेट में किसी भी कंस्टिट्यूंसी में हम इतनी वोटिंग तादाद हमारी नहीं है कि हम अपना कैंडिडेट खुद चुन के भेज सकें। हाँ, हम बहुत सी कंस्टिट्यूंसी में डिसाइडिंग फैक्टर जरूर बनते हैं। एक बार हमारा यहाँ एमएलए जीता है इंडिपेंडेंट, मिस्टर एच.एस. बाली साहब। तब सिखों को डिनाई किया गया था रिप्रेजेंटेशन। तब भी कांग्रेस और एनसी का अलायंस हुआ था। सरदार हरवंश सिंह की सीट काट के पंडित तरोजन दत्त को दी गई थी। तो उस वक्त महंत बचित्तर सिंह जी ने सिख कम्युनिटी को एकत्र किया और डिसाइड किया कि हमने इस बार एमएलए अपना जिता के भेजना। उसमें खाली सिखों ने वोट नहीं किया, हमारी डिमांड को बाकी लोगों ने भी जेन्युइन समझा और हमारे साथ खड़े होके। और एक कदावर नेता कांग्रेस का पंडित तरोजन दत्त जी, एक मैं वाक्य शेयर करना चाहूँगा डॉक्टर साहब यहाँ पे। मुझे बाली साहब ने बताया कि जब मैं असेंबली में गया तो डॉक्टर फारूक ने उठकर मेरे को प्रणाम किया कि आपने मेरे को बड़ी मुसीबत से छुड़ाया जो पंडित को हराया। इसलिए सिख समुदाय पीछे नो डाउट कांग्रेस को वोट करता रहा है, सपोर्ट करता रहा है। ठीक, लेकिन 70 साल कांग्रेस का चलने के बाद हर बंदे की अपनी अपनी राय है, अपना अपना तजुर्बा है, अपनी अपनी आंख से किसी को देखता है। वो कैसे देखता है ये उसकी आंख है। मैं इन तमाम चीज़ों पर आऊँगा, लेकिन इससे पहले अवतार सिंह जी, मैं सूरत सिंह जी से भी एक सवाल पूछना चाहूँगा। सूरत सिंह जी, आपने देखा होगा कि पहाड़ी कबीला के लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, और लंबी लड़ाई इस चीज़ के लिए लड़ी कि गुजर बकरवाल कबीला के पास एसटी है और एसटी के चलते उनके बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन का बहुत फ़ायदा होता है, गुर्बत से बहुत सारे लोग बाहर निकल आए, हमको भी दीजिए। तो सरकार ने उनको एसटी दे दिया, अब वो समुदाय भी खुश है इसको लेकर। आपसे जानना चाहूँगा कि 1953 से लेकर साल 2024 तक जितनी भी सरकारें रही हैं, कितना प्रतिशत सिख समुदाय का युवा पुलिस में, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सेटअप में, या जम्मू कश्मीर के यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल सेटअप में आया है, ये जानना चाहूंगा मैं। धन्यवाद जी, आपने हमें आज जहां हमारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर विचार करने समय दिया। जो मुद्दे आप सिख समुदाय से जोड़ रहे हैं वो सारे ही लोगों के हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हैं चाहे भारतवर्ष से हैं।
लेकिन आपने हमें एज सिख रिप्रेजेंटेटिव जहाँ पे बुलाया है, तो मैं ये कहूँगा कि आज तक जितने भी सिख युवा या सिख पर्सनालिटीज गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में या स्वारीगढ़ सर्विसेज में आए हैं, वो अपने बलबूते पे आए हैं, अपनी मेहनत से, अपनी लियाकत से आए हैं। किसी भी सरकार की तरफ से हमें कोई भी ऐसी तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया गया कि हमें लगे कि हमें कोई विशेष तरीके से हमारे लिए कुछ किया जा रहा है। हम हमेशा आवाज़ उठाते आए हैं। अभी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी पूर्व डॉक्टर निर्मल सिंह जी जहाँ थे, इतिहास के वो बहुत बड़े प्राचार्य रहे हैं। उनको पता है कि 40 साल से पहले भी हो या 40 साल के बाद हो, जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय का हर क्षेत्र में बहुत योगदान है। ठीक, लेकिन इसी को आगे हमारी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकेगी? कंपटीशन मानना है, जैसे कि कुछ पिछड़े कबीलों को, जातियों को, उपजातियों को, जनजातियों को रिजर्वेशन का लाभ देकर उनको ऊपर उठाने की, ऊपर ले जाने की, उनकी तरक्की के राह खोले जा रहे हैं। सिख समुदाय के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हम ये जरूर कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी का दर्जा दिया जाए, तो खुद ब खुद उसके जो कुछ हमें लाभ है वो हमारी कम्युनिटी को मिलेंगे। सेकंड, मैं जरूर कहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और जम्मू कश्मीर के प्रशासन से कि जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिसाइडिंग फैक्टर है, लेकिन वहाँ हम रिप्रेजेंट इसलिए कर पाते हैं कि हमारा बोर्ड जो है वो मेजॉरिटी में नहीं है। हालांकि हम डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। 16 से 17 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहाँ पे हम गिनती में आके हराने का और जिताने का काम करते हैं और करते आए हैं। तो क्यों ना सिख समुदाय को बाकी की तरह पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाए। जैसे मैं किसी समुदाय का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। हम चाहते हैं कि सरकार जिनको भी ये लाभ देती है उनके उत्थान के लिए करती है। तो सिख समुदाय का उत्थान अगर किया जाए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दी जाए सभी एक कॉन्स्टिट्यूशनली। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी में सिख समुदाय के कैंडिडेट्स को टिकट दिया है, कांग्रेस ने भी दिया है, तराल से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी दिया है, लेकिन वो उनकी पर्सनल चॉइस है पार्टीज की कि कहां से वो किस कैंडिडेट को जिता सकते हैं। लेकिन अगर सिख समुदाय को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दिया एज पर द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, तो जरूर हम लोग ज्यादा योगदान डाल सकेंगे जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नारे के साथ कि विकास जो है उसमें हम भी अपना योगदान डाल सकेंगे। अवतार सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा कि साल 2014 तक की बात करते हैं, क्योंकि साल 2014 तक सिख समुदाय के अगर उसके पूरे सभी चीजों का आप आंकलन करते हैं तो अलग अलग सरकारों का आपके साथ व्यवहार कैसा रहा है? पहला सवाल। दूसरा, चटी सिंहपुरा में शहादतें हुई, आपको याद होगा। 10 साल उसके बाद कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही। जम्मू कश्मीर में भी वो सरकारें रहीं जिन्होंने इस बार आपको चांद पर पहुंचाने का वादा किया है। जानना चाहूंगा कि 10 साल में आपके उस दर्द और उस तकलीफ को एड्रेस करने के लिए सरकारों ने क्या किया, और जो चटी सिंहपुरा में शहीद परिवार जो लोग शहीद हुए थे। नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। उनके परिवारों के साथ उन सरकारों ने 10 साल में क्या किया, वो थोड़ा उसका उल्लेख कीजिएगा ताकि पता चले कि साल 2014 तक आप कहां खड़े थे। देखिए, आज़ादी के बाद नो डाउट सिखों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, लेकिन मैं तोहफे में क्या मिला? सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने ये कहा कि सिख एक जराइम पेशा कौम है, ये हमारा आज़ादी की लड़ाई का हमें रिजल्ट मिला। उसके बाद 1953 में पुलिस अटैक हरमंदिर साहब पे हुआ। उसके बाद 1984 में जो धर्मयुद्ध मोर्चा एक अपने हमारी डिमांड थी, हमारा एक चैनल अलग होना चाहिए, जो आज प्रसारण हो रहा है, हमारी एक स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए, उसको धर्मयुद्ध मोर्चा का नाम दिया गया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? 1984 के बाद जब दरबार साहब पे अटैक किया गया, उस मुकद्दस जगह पे जिस गुरु ग्रंथ साहब को, उस सिखों का गुरु नहीं है,
खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश चो वर्णा को साझा। वो पूरी मनुष्यता का, पूरी मानवता के लिए वो संदेश है। और उसको गोलियां मारी गई, जो आज भी हमारे जब वो दिन आता तो हमें दिखाया जाता है। ये हमें गिफ्ट में ये मिला। उसके बाद 27,000 नौजवान हमारा, जो जसवंत सिंह खालड़ा जी ने ऑफिशियल डाटा निकाला गया म्यूनसिपैलिटी से, अमृतसर की म्यूनसिपैलिटी, डिफरेंट सिटीज की, 27,000 नौजवान की जो डेथ, जो अनक्लेम्ड बॉडी कह के इन्होंने किया। और उस जसवंत सिंह खालड़ा का आज तक पता नहीं है वो कहाँ पे है। ये तोहफा हमें मिलता है इस जो पिछली सरकार रही है। रही बात आज सिख क्या कह रहा है, आज सिख चाहता है कि अगर हमने इतनी देर उनके साथ चल के देखा है, तो आज जिस तरीके से जो केंद्र सरकार काम कर रही है, नो डाउट स्टेट में भी 3-3.5 साल सरकार रही है, में रहे हैं, कुछ जो मैं समझता हूं, कुछ हमें समझाने में भी फर्क पड़ रहा है और कुछ समझा भी नहीं जा रहा। डॉक्टर साहब, एक तो हमारी जो आज की बात हम कर रहे हैं, अगर आज हम खड़े हैं इनके साथ, एक तो हमारी पंजाबी भाषा की बात है। पंजाबी लोग माँ बोली कहते हैं, हमारी माँ बोली नहीं है, वो हमारी गुरु बोली है, हमारी गुरुमुखी है वो। हम उसके बिना, अगर उसके हटाने से सरकार को कोई फायदा है, हमें बता दें, हम चुप कर जाएंगे। अगर उसके लागू करने से सरकार को नुकसान है, हम देश के खिलाफ चलने वाले नहीं हैं, हम भी चुप कर जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी एक माँ बोली को लागू किया जाए। जो नरेंद्र भाई मोदी ने सत्कार, जो मान साहब जी के साथ जो आज सुबह उन्होंने लाइव होकर कहा है कि डॉक्टर नरेंद्र भाई मोदी से 15 मिनट उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा है कि इसमें ये पंजाबी लैंग्वेज लागू करेंगे। दूसरी बात, एक नॉन माइग्रेंट एम्प्लॉयमेंट एक्ट बनाया गया, शायद वो 425A था। उसमें नॉन माइग्रेंट्स में पंडित्स भी आते हैं, सिख भी आते हैं, सिख तो मेजॉरिटी में आते हैं वहाँ पे। लेकिन क्या किया गया, उसको ओब्लिक कश्मीरी पंडित कर दिया गया। पहले था नॉन माइग्रेंट। वो हम डॉक्टर साहब चाहते हैं कि अगर हमारा सिख वहाँ बैठा है, ये बात भी डॉक्टर नरेंद्र भाई मोदी जी से मान साहब की हुई है कि उसका एम्प्लॉयमेंट पैकेज मिलेगा अगर, तो सिख हमारा वहाँ अपना, हमें किसी झंडा उठाने की जरूरत नहीं है। हमारे सिर पे दस्तार है, जिसके सिर पे दस्तार है वो इंडियन है, वो नेशनल है। मैं एक छोटा सा वाक्य शेयर करूंगा। मेरे को अब्रॉड जाने का मौका मिला, जब मैं लाइन में खड़ा था तो मुझे वो गोरा बुलाता, कहता यू इंडियन प्लीज कम दिस है। उससे मुझे पूछना नहीं पड़ा, मेरा पासपोर्ट नहीं दिखना पड़ा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कश्मीर में सिख बैठा है, आज राष्ट्र का झंडा लेके बैठा है, तो उसको हमें बचाना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि कश्मीर में सिख बैठा है, मेरा सवाल बड़ा सीधा था। मैंने आपसे पूछा कि जब हम चड़ी सिंहपुरा की बात करते हैं, सिख नौजवानों की एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, सिख नौजवानों की विजिबल प्रेजेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में हो, जब ये बातें हम लोग करते हैं, तो मैंने आपसे पुरानी सरकारों का रिकॉर्ड पूछा, जिन सरकारों का ये क्लेम है कि हमने सिख समाज की एस्पिरेशंस को, सिख समाज के जो परेशानियां थी उनको दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। तो साल 2014 तक जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में आप लोग कहां थे, और साल 2014 तक आप जम्मू कश्मीर के पुलिस सेटअप में कहां पर थे, आप पॉलिटिकल सेटअप में कहां पर थे? मेरा सवाल ये है। नहीं, पॉलिटिकल सेटअप में हम कहीं नहीं थे। ठीक है, कारण क्या है उसका? कारण ये है कि आपकी त्राल में साइजेबल प्रेजेंस है। अगर आरएसपुरा से मुफ्ती मोहम्मद सईद चुनाव जीत सकते हैं, तो एक सिख कैंडिडेट त्राल से भी चुनाव जीत सकता है, कोई बड़ी बात तो नहीं। जब तक हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, डेमोक्रेसी इज नॉट द काउंटिंग ऑफ हेड्स। ठीक, जब काउंटिंग ऑफ हेड्स की बात आएगी, फिर तो हम कभी भी नहीं बन सकते। मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम किसी भी कंस्टिट्यूशन में नहीं है कि हम अपने बलबूते पे अपना कैंडिडेट जिता के भेज सके। तो अवतार सिंह जी, जब तक हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी। मैं सूरज सिंह जी के पास जाऊंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर ये सारे मुद्दे आपके हैं, पहाड़ी कबीला के लोग परेशान हैं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, हर समुदाय परेशान है जनाब, यहाँ इतनी % रिजर्वेशन, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये। सिख समुदाय के भी बहुत सारे नेता हैं, हर राजनीतिक दल के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या आपको अपने बच्चों की अनएम्प्लॉयमेंट नजर नहीं आती? क्या आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में अपनी प्रेजेंस आपकी है ही नहीं, ना के बराबर ये नजर नहीं आती? और इतने सारे नेता होने के बावजूद, और अगर मैं साल 1996 से ही बात करूं तो 2014 तक आप सभी लोग बड़े इन्फ्लुएंशियल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी आपके बड़े ताकतवर लोग रहे हैं, पीडीपी के साथ आपके ताकतवर लोग जुड़े हुए रहे हैं, कांग्रेस के साथ आपके बड़े ताकतवर लोग जुड़े हुए रहे हैं।
तो उन लोगों ने सिख समुदाय के लिए किया क्या। और अगर आज आपको मौका मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर 10 साल का खंड देखा जाए, उसमें दिखता है कि 4 साहिबजादों को लेकर छुट्टी का ऐलान करना, उसके बाद सिख समुदाय की इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस को समझते हुए हर जगह कोशिश करना कि किसी तरीके से संवाद शुरू किया जा सके या संवाद आगे बढ़ाया जा सके। पंजाब को बड़ा गंभीरता के साथ लेना, तो इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा कि अगर इतने ताकतवर लोग मौजूद थे तो आप सेटअप में क्यों नहीं आ पाए, या आप ये कहेंगे कि आपके युवा प्राइवेट कामकाज बहुत करते हैं, उनको सरकारी सेटअप में आने के लिए वो मतलब प्रेरित नहीं हो पाते। देखिए, सवाल बहुत गंभीर है। हर एक शख्स का आज की जमे रोटी, कपड़ा और मकान का मुद्दा जो महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं हम पॉलिटिकल सेटअप में, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में, सोशल सेटअप में आगे आएं, हमें मौका दिया जाए। जैसे अभी कहा कि पिछली सरकारों के टाइम पे भी आपने पार्टीज का नाम भी लिया, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो वर्कर को, अपने वर्कर जो उनके साथ जुड़ता है, उसको अहमियत देती है। आम पर्सनालिटीज को लेकर सामने नहीं आती। कोई समय ऐसा आएगा जब हम ये कहेंगे कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने वर्कर के साथ साथ जो समाज में बहुत अच्छी शख्सियतें हैं उनको भी सामने लाएं। ये एक तरफ हो गया। हम आज तक जो कहते हैं 47 से लेकर आज तक, जैसे मैंने पहले भी कहा, करते हैं तो वो अपने बलबूते पे कर रहे हैं, सीधी सी बात है। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई खाद नहीं दी कभी। अगर हमारा कोई कहीं एमएलए जीत के आया होगा, उसकी अपनी रेपुटेशन जो उस पॉलिटिकल पार्टी में उसका योगदान रहा होगा, इसलिए वो आया होगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हमारी आइडेंटिटी को बरकरार रखना है, हमें इतना चांस देना है कि हम जम्मू कश्मीर के विकास में योगदान करें, भारतवर्ष के विकास में योगदान करें, तो हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन। हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे यूपीएससी JKPSC एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चलें, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।